हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वर्दी वाले हर व्यक्ति को कोका कोला की बोतल 5 सेंट में मिल जाए, चाहे वो कहीं भी हो और चाहे लागत कितनी भी आए। ये कहना है रॉबर्ट वुडरफ का। दोस्तों, आज के वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको शुरू से। सबसे बड़ी बेवरेज कंपनी द कोका कोला कंपनी एक अमेरिकी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है जो अल्कोहल रहित पेय पदार्थ बनाते हैं और बेचती है। ये संसार की सबसे बड़ी बेवरेज कंपनी है। कोका कोला के अलावा ये 500 दूसरे ब्रांड के पदार्थ बनाती है। 200 से अधिक देशों में इसके 1.4 करोड़ रिटेल आउटलेट है। आज कंपनी में लगभग 1,46,000 कर्मचारी काम करते हैं। संसार का सबसे मूल्यवान ब्रांड कोका कोला नामक सॉफ्ट ड्रिंक में ऐसी क्या खूबी है जो आज ये संसार की सबसे लोकप्रिय सॉफ्ट ड्रिंक बन चुकी है। कंपनी की सफलता के मंत्र क्या है जिसकी बदौलत आज कोका कोला संसार का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गई और इंटर ब्रांड के अनुसार ब्रांड का मूल्य $71.861 है। और इसकी विश्वव्यापी सफलता का राज क्या है? दोस्तों, 1886 में जॉन पेम्बरेटन नामक फार्मासिस्ट किसी ऐसी दवा का आविष्कार करना चाहते थे जिससे वो अमीर बन जाए। वो पहले कई दवाई बना चुके थे लेकिन किसी में भी उन्हें फायदा नहीं हुआ था। उसी समय अटलांटा शहर को ड्राई एरिया घोषित कर दिया गया। पेम्बरटन के मन में आया क्यों ना कोई ऐसा अल्कोहल रहित पेय पदार्थ बनाया जाए जिसका स्वाद भी अच्छा हो और जो सेहत के लिए भी फायदेमंद हो। तब उन्हें ये मालूम नहीं था कि उनका ये विचार आगे चलकर संसार में इतनी बड़ी धूम मचा देगा। कई प्रयोग करने के बाद पेम्बरटन ने आखिरकार जब पेय पदार्थ का फॉर्मूला तैयार किया तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसे कार्बोनेटेड कर दिया जाए। नतीजा था कोका कोला, जो आज विश्व का सबसे लोकप्रिय सॉफ्ट बियर बन गया। पेम्बरटन का सॉफ्ट ड्रिंक सबसे पहले 8 मई 1886 को अटलांटा में जैकब्स फार्मेसी के सोडा फाउंटेन तक भेजा गया। कीमत थी 5 सेंट में एक गिलास। हैरानी की बात तो यह है कि जिस ड्रिंक को आज पूरे संसार में बड़े चाव से पिया जाता है, 1886 में लोगों ने उसे कोई महत्व नहीं दिया। हर दिन औसतन सिर्फ 9 गिलास बिकते थे। पहले साल कुछ $50 की बिक्री हुई और रोचक बात तो यह है कि उस साल जॉन पेम्बरटन का खर्च $74 आया था, यानी पहले साल कोका कोला का घाटा हुआ। 2 साल बाद भी जब ड्रिंक लोकप्रिय नहीं हुआ तो 1888 में पेम्बरटन को लगा कि ये उनके पिछले प्रोडक्ट की तरह असफल हो गया। निराश होकर उन्होंने अपनी मृत्यु के कुछ सप्ताह पहले कोका कोला अधिकार एक स्थानीय फार्मासिस्ट आशा कैलेंडर को बेच दिया। इस तरह हम देखते हैं कि पेम्बरटन ने शुरुआती मुश्किलों के सामने घुटने टेक दिए। बहरहाल कोका कोला के नए मालिक आशा कैलेंडर में बहुत मुश्किलों से जूझे और अंततः उन्होंने कोका कोला को एक आविष्कार से बिजनेस में बदल दिया। कोका कोला कंपनी अपनी स्थापना 1892 से मानती है। जब आशा कैलेंडर ने इसका गठन किया, इसका लोगो 1893 में रजिस्टर्ड हुआ। कैलेंडर ने ही कोका कोला को पूरे अमेरिका में लोगो ठीक कराने का अभियान छेड़ दिया। वो घड़िया कैलेंडर से अन्य चीजों पर कोका कोला के लोगो का प्रचार करने लगे। उन्होंने फ्री कोक के कूपन बनवाए ताकि लोग इसे चेक कर देखें। उनका लक्ष्य था कि लोग इसे पसंद करें और बाद में खरीदें। उनके प्रयासों से 1895 तक कोका कोला अमेरिका के हर राज्य में पहुंच गया था और बहरहाल आशा कैलेंडर से अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय में नहीं बदल पाए। इसका मूल कारण ये था कि उन्होंने इसे बोतल में पैक करके बेचने की संभावनाओं को नहीं पहचाना। कोका कोला को सोडा फाउंटेन पर ही बेचने की योजना बनाते रहे। 1899 में बेंजामिन थॉमस और जोसेफ व्हाइटहेड नामक 2 वकीलों ने आशा कैलेंडर से इसकी मॉडलिंग राइट्स मात्र $1 में खरीद लिया। ये कैलेंडर की ऐतिहासिक भूल थी क्योंकि आगे चलकर कोका कोला सोडा फाउंटेन के बजाय बोतल में ही बिकने वाला था। कोका कोला कंपनी के सफर में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 1923 में रॉबर्ट डब्ल्यू वुडरफ इसके प्रेसिडेंट बने। उन्होंने ही कोका कोला को विदेशों में लोकप्रिय किया और इसे एक अंतरराष्ट्रीय मैदान में उसके रूप में स्थापित किया। उन्होंने फाउंट इन सेल्फ पर बिक्री करने की वजह बोतलों की बिक्री को अधिक महत्व दिया।
उनके प्रयासों की बदौलत 1929 में पहली बार कोका कोला बिक्री फाउंटेन सेल्फ के बजाय बोतलों से अधिक हुई। वुडरफ 31 वर्षों तक कोका कोला की सीईओ रहे और इस दौरान कोका कोला ने विदेशों में धूम मचा दी। उनके रिटायर होने तक कोका कोला की सेलिंग $700 करोड़ हो गई और ये एक नया प्रोडक्ट बन चुका था। दोस्तों, इससे हमें सीख मिलती है, सबसे पहली बड़ा सपना देखें। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कोका कोला के प्रेसिडेंट रॉबर्ट वुडरफ ने घोषणा की थी, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वर्दी वाले हर व्यक्ति को कोका कोला की बोतल 5 सेंट में मिल जाए, चाहे वो कहीं भी हो और चाहे कॉस्ट जो भी आए। युद्ध खत्म होने पर उन्हें एहसास हुआ कि उनका सपना छोटा था और इसे बड़ा करने की जरूरत है। उन्होंने इसे बड़ा बनाते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि उनके जीवन काल में संसार का हर व्यक्ति कोका कोला का स्वाद चख ले और उनका प्रोडक्ट पृथ्वी के किसी भी कोने में इच्छा होते हुए हाथ बढ़ाने के दायरे के भीतर हो। वो चाहते थे कि पूरा संसार कोका कोला का स्वाद चखने का बहुत बड़ा सपना था, इतना बड़ा कि पूरा होना नामुमकिन था, लेकिन इस बड़े सपने ने ही उन्हें प्रेरित किया कि वो कोका कोला का प्रचार करे, विज्ञापन दे और इसी संसार के अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुंचाए। और कोका कोला की वर्तमान अंतरराष्ट्रीय ख्याति उनके इसी सपने का परिणाम है। नंबर 2, विज्ञापन करें। सॉफ्ट ड्रिंक के मार्जिन और मुनाफा तगड़ा होता है, इसलिए इनका विज्ञापन भी ज्यादा होता है। रॉबर्ट वुडरफ जानते थे कि कोका कोला एक ऐसा प्रोडक्ट था जो किसी के लिए आवश्यक नहीं है, इसलिए इसे लोगों को बेचने की जरूरत है और उसका तरीका यही है, इसका प्रचार प्रसार किया जाए, विज्ञापन किया जाए तथा इसे लोकप्रिय बनाने के अवसर को बनाया जाए। दरअसल कोका कोला ने शुरुआत में ही विज्ञापन पर जोर दिया। 1901 में कोका कोला का विज्ञापन बजट $1 लाख था और 1911 में $10 लाख। उस वक्त के लिहाज से ये बहुत बड़ी रकम थी। 1921 में सार्वजनिक स्थानों पर बिलबोर्ड्स के जरिए विज्ञापन शुरू हुए। 1950 में टीवी पर विज्ञापन आने लगे। कोका कोला का विश्वास रहा है कि विज्ञापन ही बाजार में सफलता की कुंजी है। रोचक बात यह है कि प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्च होता है, उससे अधिक विज्ञापन पर होता है। कोका कोला उन शुरुआती कंपनियों में से एक है जिसकी मार्केटिंग कॉस्ट उत्पादन कॉस्ट से ज्यादा होती है और यही इसकी लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण है। नंबर 3, फॉर्मूले की गोपनीयता का प्रचार करें। वुडरफ ने कोका कोला के प्रचार के लिए हर संभव तरीके आजमाए। उन्होंने अखबारों में इंटरव्यू दिए कि कोका कोला का फॉर्मूला गोपनीय है और एटलांटा की एक बैंक की तिजोरी में बंद है। जाहिर है कि इस प्रचार अभियान से जनता कोका कोला की ओर आकर्षित हुई। वुडरफ ने क्यों ऐलान भी किया कि कोका कोला की रेसिपी में कोई फेरबदल नहीं किया गया है और ना ही कभी किया जाएगा। आगे चलकर यह फॉर्मूला कोका कोला के आकर्षण का प्रमुख कारण बन गया। जैसा जॉन एम्सले कहते हैं, कोका कोला कंपनी अपने फॉर्मूला की इतनी सावधानी से रक्षा करती है कि ये इसे प्रकट करने के बजाय अदालत के आदेश की अवहेलना करने को तैयार रहती है। भारत में ड्रिंक निर्माताओं को कानूनन बताना पड़ता है कि पेय पदार्थ में क्या है, लेकिन 1977 ने कंपनी ने अन्य रहस्य उजागर करने के बजाय भारत में कोका कोला की सेलिंग बंद करने की घोषणा कर दी। नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय विस्तार करें। जब रॉबर्ट वुडरफ ने कार्यभार संभाला, कोका कोला 10 से भी कम देशों में दिखता था, लेकिन अब उन्होंने प्रेसिडेंट पद छोड़ा। तब तक कोका कोला 120 देशों में पहुंच चुका था। रॉबर्ट वुडरफ ने वर्ष में कंपनी के अंतरराष्ट्रीय विस्तार पर जोर दिया। 1926 में उन्होंने विदेशी प्रभाव स्थापित किया, जो 1930 में कोका कोला एक्स रोड्स कॉरपोरेशन बन गया। फ्रांस, ग्वाटेमाला, होंडुरास, मैक्सिको, बेल्जियम, इटली और दक्षिण अफ्रीका में प्लांट लगाए गए। जब 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई तो इसे रखने के सुनहरे अवसर का लाभ उठाकर अमेरिकी टीम के साथ कोका कोला भी बेच दिया। तृतीय विश्व युद्ध में जब उत्तर अफ्रीकन से जनरल ड्वाइट आइजनहोवर ने कोका कोला बेचने का आग्रह किया, तो वुडरफ ने अपने युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों के लिए पूरे संसार में 64 बॉटलिंग प्लांट से ताबड़तोड़ तैयार किए। बाद में इनमें से कई प्लांट जारी रहे और इससे कंपनी के विश्वव्यापी कारोबार ने गति पकड़ ली। रॉबर्ट वुडरफ के अंतरराष्ट्रीय विस्तार की नीति का ही परिणाम है कि आज कोका कोला 75% आमदनी विदेशों से होती है।
और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के बाजार में इसकी 50% हिस्सेदारी है। नंबर 5, नए नए प्रोडक्ट्स बनाए। ब्रांड के लिहाज से एक प्रोडक्ट अच्छा रहता है, लेकिन जनता को विविधता पसंद होती है। यदि आपकी कंपनी विविधता नहीं दे पाती तो ग्राहक दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट खरीदने लगेंगे, जैसे फोर्ड की मॉडल की कार के साथ हुआ था। 70 वर्षों तक कोका कोला कंपनी के पास एक ही ब्रांड था, एक ही प्रोडक्ट था, कोका कोला। बहरहाल 1950 के दशक में कंपनी ने अपनी नीति बदली। ये नए नए प्रोडक्ट बाजार में लाने लगी, क्योंकि अलग अलग लोगों की रुचि भी अलग अलग होती है। सबसे पहले उतरा फैंटा, फिर 1960 में स्प्राइट, फिर 1963 में टैब और 1966 में फ्रेस्को। ध्यान रहे, कोका कोला कंपनी के प्रोडक्ट तो बाजार में ला रही थी, लेकिन इससे अपने मूल ब्रांड कोका कोला के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की थी और नए प्रोडक्ट के लिए नए काम रखी थी। 1980 के दशक में कोका कोला ने पहली बार ब्रांड एक्सटेंशन करते हुए डाइट को निकाला। एक बार जब छेड़छाड़ शुरू हुई तो फिर ये बढ़ती चली गई। 1983 में कैफीन फ्री कोका कोला, 1985 में कोका कोला चेरी और न्यू कोक, 2001 में कोका कोला विद लेमन, 2002 में कोका कोला वेनिला, 2005 में कोका कोला जीरो, 2007 में कोका कोला ऑरेंज। लेकिन आज फिर कोका कोला के और ओरिजिनल ब्रांड का जादू चल रहा है। आखिर शुरुआत तो वहीं से हुई थी। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।